नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा अकर होता है विद द हेल्प ऑफ टू जर्म सेल्स। अब ये दो जर्म सेल्स कौन कौन से हैं? एक आते हमको मेल गैमेट से, दूसरा फीमेल गैमेट से। ये दोनों जब जर्म सेल्स फॉर्म होते हैं तो हमको एक नया कॉम्बिनेशन मिलता है, एक नया इंडिविजुअल रेडी होता है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है, और ये हम यहाँ पे अभी देख रहे थे टू जर्म सेल्स, दैट इज मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। अब इसका दो प्रोसेस कौन सा है? पहला है गैमेट फॉर्मेशन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट कैसे फॉर्म होते हैं? विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। मियोसिस के थ्रू हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी आउट कर सकते हैं। अब मियोसिस के थ्रू जो क्रोमोसोम नंबर होता है हमारे गैमेट्स में वो रिड्यूस्ड हो जाता है हाफ में, और जो हैप्लॉइड गैमेट्स हैं वो फॉर्म होते हैं सबसे पहले प्रोसेस में, दैट इज गैमेट फॉर्मेशन में। नेक्स्ट जब हमारे गैमेट्स फॉर्म हो जाते हैं एक इंडिविजुअल में तो वो नेक्स्ट प्रोसेस पे प्रोसीड करता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जो हमारे गैमेट्स फॉर्म हुए थे मेल और फीमेल के, वो दोनों फ्यूज होते हैं और बनाते हैं डिप्लॉयड जाइगोट। और ये जाइगोट कैसे फॉर्म होता है? बाय माइटोटिक डिवीजन। अब जब ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता है जाइगोट तो एक एम्ब्रियो फॉर्म होता है। अब ये एम्ब्रियो जो फॉर्म होता है ये ग्रो होके एक नए इंडिविजुअल में डेवलप होता है। उसके बाद न्यू इंडिविजुअल जो है रिकम्बाइंड होता है बाय द जीन्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। जो मेल जर्म सेल से मेल गैमेट आया था और फीमेल जर्म सेल से फीमेल गैमेट आया था, ये दोनों कंबाइन होके एक नया कॉम्बिनेशन बनाते हैं, दैट इज रिकम्बाइंड जीन्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। तो इस वे में हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी आउट होता है। ये हमारा फ्लो चार्ट था जिसको हम आगे स्टडी करेंगे डिटेल में कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्चुअली वर्क कैसे करता है। अभी तक हम जितना भी स्टडी किए थे इसके पहले रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, वो सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, बी इट एनिमल्स और बी इट इन प्लांट्स। अब हम नेक्स्ट जंप कर रहे हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लांट्स के क्या क्या पार्ट्स है और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो एज यू ऑल कैन सी हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाए हैं, हम ओवरव्यू ले सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स है और उनको क्या क्या बोलते हैं। तो हमारा जो फ्लावर है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है फॉर रिप्रोडक्शन। मतलब हम लोग के ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग होते हैं, वैसे ही जो हमारा प्लांट्स है उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट इज फ्लावर। अब फ्लावर कंसिस्ट करता है 4 फ्लोरल वर्ल का। अब वर्ल्स क्या होते हैं? वर्ल्स मतलब लूप या कॉइल्ड में जो अरेंजमेंट होता है। फॉर एग्जांपल हम फ्लावर्स देख सकते हैं, वो स्ट्रेट नहीं होता है, वो अरेंज्ड होता है सर्कुलर टाइप में। तो उसके अंदर 4 फ्लोरल वर्ल प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज हम यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किए हैं एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स एंड कोरोला। अब जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है ये पार्टिसिपेट करते हैं एक्चुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं एसेंशियल वर्ल। वेयर एज जो कैलिक्स और कोरोला है ये प्रोटेक्शन करते हैं जो इनर साइड में वर्ल प्रेजेंट है, दैट इज एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो अंदर साइड में प्रेजेंट है उसके लिए ये लोग प्रोटेक्शन देते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं एसेसरी वर्ल्स। अब जो हमारे कैलिक्स और कोरोला के मेंबर्स है जो हम यहाँ देख सकते हैं, कैलिक्स और कोरोला जिसके मेंबर्स हैं इनको हम बोल सकते हैं सेपल्स, जो बिलो साइड में प्रेजेंट होता है। वेयर एज हमारे जितने भी कोरोला के मेंबर्स हैं उनको हम बोल सकते हैं पेटल्स, क्योंकि जो हमारे फ्लावर का पेटल होता है वो कोरोला का पार्ट है और वो कॉइल्ड होता है, वो सर्कुलर पार्ट में होता है। अब नेक्स्ट हम जाते हैं स्टॉक। अब स्टॉक क्या होता है? स्टॉक क्यों प्रेजेंट रहता है? स्टॉक इसलिए प्रेजेंट रहता है ताकि वो सपोर्ट दे सके। अब उस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं? पेडिसल। ये जो हमको यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है हमारे बेसल एंड एकदम बिलो साइड पे जो फ्लावर को सपोर्ट देता है उसको हम बोलते हैं पेडिसल। अब ऐसे फ्लावर्स जिसमें स्टॉक प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं पेडिसेलेट। वेयर एज जिसमें स्टॉक प्रेजेंट नहीं होता है या पेडिसल प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम बोलते हैं ससाइल फ्लावर। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं एंड्रोशियम पे और गाइनोशियम पे। अभी तक हम जो स्टडी कर रहे थे वो कैलिक्स के पार्ट्स के बारे में था और कोरोला के। नेक्स्ट हमारे जो एसेंशियल वर्ल है दैट इज एंड्रोशियम और गाइनोशियम, उसका हम देखते हैं क्या क्या फीचर्स है। एंड्रोशियम है, सबसे पहले हम उसको बोलेंगे मेल वर्ल है वो, और उसके जितने सारे मेंबर्स हैं हम उसको स्टेमेंस बोलते हैं।
वेयर एज हमारा जो गाइनोशियम है वो फीमेल वर्ल है और उसके मेंबर को हम बोलते हैं कार्पेल्स। अब जो हमारा गाइनोशियम है उसके जितने भी सारे मेंबर्स हैं वो सेपरेट फॉर्म में भी रह सकते हैं या फिर वो यूनाइटेड भी रह सकते हैं। अब ओवरी कहाँ प्रेजेंट रहती है? बेसल एंड ऑफ ईच कार्पल। जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा ओवरी रिलेटेड पार्ट है, तो ये बेसल एंड जहाँ पे हमारा स्टॉक है उसके साइड पे वहाँ पे वो फेस कर रहा है, तो हमारा ओवरी प्रेजेंट रहता है बेसल एंड पे। नेक्स्ट है हमारा हॉलो स्टाइल कम्स अप फ्रॉम ओवरी। वो भी हमको यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि ये जो हमारा ओवरी है थोड़ा सा ऐसे ब्रॉड में है, वहां से एक हॉलो ऊपर एक लाइन जैसे गई है जिसको हम बोलते हैं स्टाइल, और उस स्टाइल के टिप पे प्रेजेंट होता है स्टिग्मा जो फर्दर फर्टिलाइजेशन या फिर पॉलिनेशन के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओव्यूल्स। हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स है वो ओव्यूल्स हैं, तो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड फ्रॉम ईच ओव्यूल बाय मियोसिस। मतलब इसके अंदर हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारा जर्म सेल्स का या फिर हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनका डिवीजन कैसे होता है? बाय मियोसिस। तो मियोसिस के थ्रू एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है हर एक ओव्यूल में। एम्ब्रियो सैक क्या कंसिस्ट करता है? हैप्लॉइड एग सेल, एक हैप्लॉइड एग सेल उसके अंदर रहता है, और 2 हैप्लॉइड पोलार न्यूक्लियाई जो फर्दर काम आने वाले हैं पॉलिनेशन के लिए। नेक्स्ट पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब जो पोलन ग्रेन है, जो फॉर एग्जांपल पोलन ग्रेन क्या होता है? रिप्रोडक्शन के लिए जो सारे बर्ड्स या फिर विंड्स के थ्रू जो लेके आते हैं, जो मीडियम है जो हेल्प कर रहा है रिप्रोडक्शन के लिए, पॉलिनेशन के लिए, वो कहाँ से ट्रांसफर होता है? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये हमारा स्टिग्मा है, एंथर हम यहाँ ये देख सकते हैं, ये हमारा एंथर है, यहाँ से ट्रांसफर होता है हमारा स्टिग्मा पे। उसके बाद स्टिग्मा बिकम स्टिकी। अब जब ये पॉलिनेशन हो रहा है तो हमारा जो स्टिग्मा है दैट इज ये ऊपर का टिप वाला पार्ट ये स्टिकी हो जाता है। अब पॉलिनेशन हमारा 2 तरीके से हो सकता है। सबसे पहले हम वो देखेंगे दैट इज बायोटिक एजेंट और अबायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट मतलब क्या? लिविंग थिंग का रोल रहेगा, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो बायोटिक एजेंट लिविंग थिंग इंसेक्ट्स हो सकते हैं या फिर बर्ड्स हो सकते हैं। वेयर एज हमारा अबायोटिक एजेंट जो है यहाँ पे वो विंड हो सकता है या फिर वाटर हो सकता है। उसके बाद पोलन जर्मिनेट व्हेन दे फॉल अपॉन स्टिकी स्टिग्मा। अभी हम लोग देखे थे कि हमारा स्टिग्मा जो है वो स्टिकी हो गया जब एंथर से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ पोलन ग्रेन, तो उसके ऊपर क्या फॉल होता है? अभी हम यहाँ पे देखें, पोलन जर्मिनेट हो जाएगा। अब पोलन क्या है, क्या जर्मिनेट हो रहा है? मतलब अ लॉन्ग ट्यूब एंड 2 मेल गैमेट्स। पोलन किससे बना हुआ है? एक लॉन्ग ट्यूब है और उसके अंदर 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट है। अब रीचेस एम्ब्रियो सैक वाया स्टाइल। अब ये जो पोलन ट्यूब है ये कहाँ पे पहुंचता है? एम्ब्रियो सैक, मतलब यहाँ पे ये पहुंचेगा स्टाइल के थ्रू, मतलब यहाँ से होते हुए पास होगा यहाँ तक का। अब नेक्स्ट क्या होता है? टिप ऑफ पोलन ट्यूब बर्स्ट एंड 2 मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड इन एम्ब्रियो सैक। जो टिप है हमारा पोलन ट्यूब का वो बर्स्ट आउट हो जाएगा और उसके अंदर जो 2 मेल गैमेट प्रेजेंट थे वो बाहर आ जाएंगे, मतलब वो एम्ब्रियो सैक में शिफ्ट हो जाएंगे। अब एक जो हमारा था मेल गैमेट वो यूनाइट होगा एक एग सेल के साथ, एक मेल गैमेट यूनाइट होगा और बनाएगा एक जाइगोट। वेयर एज सेकेंड जो है दूसरा मेल गैमेट, अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे पोलन क्या होता है? लॉन्ग ट्यूब और 2 मेल गैमेट। तो पहला वाला एग सेल के साथ यूनाइट हो रहा है और जाइगोट बना रहा है। अभी हम देखे थे पोलन जो है वो कंसिस्ट कर रहा है पोलन ट्यूब और 2 मेल गैमेट्स। तो जो पहला मेल गैमेट है वो एग सेल से यूनाइट हो रहा है और जाइगोट बना रहा है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और जो दूसरा मेल गैमेट है हमारा वो किसके साथ यूनाइट होगा? बनाएगा 2 पोलार न्यूक्लियाई के साथ और क्या फॉर्म करेगा? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म फॉर्म होगा और इसके अंदर 2 पोलार न्यूक्लियाई का यूज हो रहा है वहां पे, इसके लिए हम इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये हमारा पूरा ओवरव्यू और स्टडी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था।
आई होप आपको क्लियरली समझ में आया हो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड विद द हेल्प ऑफ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स की कौन सा रोल, कौन से पार्ट्स क्या दिखा रहे हैं और कैसे वो वर्क करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अभी तक हम फ्लावर के बारे में देख रहे थे, अब हम शिफ्ट होते हैं ह्यूमन बींग्स पे। सबसे पहले ह्यूमन बींग्स का रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म देखने से पहले हम उसका एक एक सिस्टम स्टडी करते हैं, क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं और क्या क्या डक्ट्स और ग्लैंड्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद हम जंप करेंगे फीमेल पे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सबसे इम्पॉर्टेंट क्या क्या पार्ट्स है, दैट इज टेस्टिस, वेरियस डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। ये तीन चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। उसके बाद टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम में। जो स्क्रोटम हमारे एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होता है, सिक्रेट होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। और वो क्या क्या कंटेन करता है, न्यूमरस टिब्यूल्स। अब कैसे टिब्यूल्स, सेमाइनिफेरस टिब्यूल्स। अब ये सेमाइनिफेरस टिब्यूल्स में क्या प्रेजेंट होता है या वो क्या सिक्रेट करता है, वो सिक्रेट करता है जर्माइनल एपिथेलियम, जो डिवाइड होता है या जो फॉर्म होता है बाय द प्रोसेस मेयोसिस, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि रिप्रोडक्टिव सेल में डिवीजन होता है बाय मेयोसिस। अब ये जर्माइनल एपिथेलियम टिब्यूल डिवाइड करता है बाय मेयोसिस और प्रोड्यूस करता है स्पर्म। ये स्पर्म जो है वो फॉरवर्ड मतलब आगे आगे कैसे बढ़ेगा, थ्रू टिब्यूल्स का सहारा लेके, मतलब एक मीडियम यूज करेगा जिसके थ्रू वो आगे आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा, दैट इज टिब्यूल्स। अब ये टिब्यूल्स के सीक्वेंस क्या है, डायरेक्टली एक ऐसे टिब्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं। उसका सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले रेटे टेस्टिस, उसके बाद वासा एफरेंशिया भी बोल सकते हैं हम या फिर एफरेंस भी बोलेंगे। उसके बाद एपिडिडाइमिस, सबसे पहले रेटे टेस्टिस पे आएगा, फिर उसके बाद वासा एफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वासा डिफरेंशिया। उसके बाद ये चार टिब्यूल हमारे खत्म हो गए तो डक्ट स्टार्ट होते हैं, दैट इज इजैक्यूलेटरी डक्ट। उसके बाद उससे होते हुए यूरिनोजेनाइटल डक्ट में वो एंटर होता है। देन ये स्पर्म जैसे जैसे ये सारे सीक्वेंस को पूरा करते हुए नेक्स्ट सीक्वेंस पे जाता है, ये मैच्योर होता जाता है और ये फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल होता है। नेक्स्ट सेमाइनल वेसिकल सिक्रीट होता है इजैक्यूलेटरी डक्ट में, मतलब हमारा जो एक सेमाइनल वेसिकल है उसके जितने भी सिक्रीशंस होते हैं वो कहाँ पे सिक्रीट होते हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट में। वेर एज प्रोस्टेट ग्लैंड्स और काउपर्स ग्लैंड, इनका जो सिक्रीशन होता है वो किस में सिक्रीट होता है, दैट इज यूरिनोजेनाइटल डक्ट में। फिर इनका सिक्रीशन क्या है, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, सीमेन फॉर्म कर रहे हैं। अब वो सीमेन किसका किसका मतलब उसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, उसके कंटेंट्स होते हैं ये जो हम अभी तक सिक्रीशन देखे, उसके अलावा और भी हमारा जो भी स्पर्म रहता है वो सारा कुछ मिल के बनाता है सीमेन। नेक्स्ट इजैक्यूलेटरी डक्ट जो हमारा प्रेजेंट है या फिर ये जो सीमेन है ये कहाँ से रिलीज होगा, दैट इज मेल ऑर्गन पेनिस। उसके बाद ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पैड में होते हैं सारे के सारे एक्सेप्ट यूरिनोजेनाइटल डक्ट, स्क्रोटम और पेनिस। बाकी जितने भी हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे वो सारे पैड थे। नेक्स्ट हमारा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम देखेंगे इस सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले इसमें जितना भी हमारा ऑर्गन होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो सारा एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होता है। नेक्स्ट उसमें क्या क्या आता है, अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट और सिंगल यूटरस एंड सिंगल वजाइना। ये सारे पार्ट्स हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं। इसके अलावा एक बार्थोलिन ग्लैंड वो भी प्रेजेंट होता है इनसाइड वजाइना। उसका रोल क्या रहता है, वो म्यूकस लिबरेट करने के लिए रिलीज करता है। नेक्स्ट एवरी मंथ एन ओवम इज रिलीज इन एब्डोमिनल कैविटी। एवरी मंथ एक ओवम रिलीज होता है एब्डोमिनल कैविटी में। अल्टरनेटली अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, अल्टरनेटिवली। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मंथ में यहाँ पे रिलीज हुआ तो नेक्स्ट मंथ में यहाँ से रिलीज होगा, अल्टरनेट इनका चांस आता रहता है। वहाँ से एवरी मंथ रिलीज होता है एक ओवरी। नेक्स्ट फ्री एंड ऑफ ओविडक्ट इज फनल लाइक। हमारा ये जो एंड है ओविडक्ट का हम यहाँ पे देख सकते हैं वो फनल लाइक है। नेक्स्ट एन ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट। अब ये जो ओपनिंग है ये इसके सेंटर में प्रेजेंट होती है।
नेक्स्ट oocyte एंटर्स द ओविडक्ट थ्रू दैट ओपनिंग, वो जो ओपनिंग है हमारी ओविडक्ट की, वहाँ से oocyte एंटर होता है। नेक्स्ट सीलिया आर प्रेजेंट एट इनर सरफेस ऑफ ओविडक्ट, हमारा ये जो ओविडक्ट है यहाँ पे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोल सकते हैं सीलिया। अब सीलिया का क्या रोल है? सीलिया लोकोमोशन में हेल्प करता है, दैट इज मूवमेंट में हेल्प करता है। तो अब वो क्या मूवमेंट में, किस चीज़ की मूवमेंट में हेल्प करेगा हम वो देखेंगे। तो जो हमारा सीलिया रहता है वो पुश करता है oocyte को टुवर्ड्स यूटेरस। अब हमारा जो oocyte एंटर हुआ है यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल ऐसे दिखने वाला, तो अब यहाँ पे जब वो एंटर होगा तो ये सीलिया उसको पुश करने में हेल्प करेगा, आगे मूवमेंट देगा इसको, और वो मूवमेंट के थ्रू वो यूटेरस में एंटर हो सकता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। हाँ, अभी तक हम लोग जो स्टडी किए थे वो था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, कैसे हमारा रिप्रोडक्टिव गैमेट्स फॉर्म होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा जो एक्चुअल गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है। अब गैमेट्स क्या होता है सबसे पहले तो हम वो देखेंगे, दैट इज स्पर्म एंड ओवम आर फॉर्म्ड बाय मेयोसिस, उसको ही हम बोलते हैं गैमेट। मतलब स्पर्म को हम बोल सकते हैं मेल गैमेट्स और ओवम फीमेल गैमेट्स। नेक्स्ट स्पर्म कब प्रोड्यूस्ड होता है? इन टेस्टिस, और कब से? बिगिनिंग ऑफ मैच्योरेशन, दैट इज प्यूबर्टी, जब कोई भी मेल जब प्यूबर्टी हिट करता है तो उनके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। वेयर एज इन केस ऑफ फीमेल या फिर वुमेन में उनका बर्थ टाइम से ही 2 to 4 मिलियन इमैच्योर oocyte ओवरी में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं। अब ये oocyte कब मैच्योर होते हैं? जब एक फीमेल 10 to 13 या 14 ईयर्स की एज हिट करती है, जब वो मैच्योरिटी पे प्यूबर्टी पे जाती है, तो हर एक महीने एक oocyte रिलीज होता है फ्रॉम ओवरी, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मैच्योरिटी टिल, और ये कब तक रिलीज होगा? टिल मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है? 45 ईयर्स ऑफ एज जब oocyte रिलीज होना बंद हो जाता है उसको हम बोलते हैं उस एज को मेनोपॉज। अब ये एट द एज ऑफ 40 to 50 पे क्यों स्टॉप हो जा रहा है oocyte रिलीज होना? क्योंकि इस एज पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं या फिर इरेग्युलर हो जाते हैं, प्रॉपरली एकदम नॉर्मल वे में रिलीज नहीं करते। इसकी वजह से वहाँ पे मेनोपॉज एज हो जाती है और वहाँ पे oocyte रिलीज नहीं होता है। ये हो गया हमारा गैमेट फॉर्मेशन। नेक्स्ट गैमेट फॉर्म तो हो गए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इनका फर्टिलाइजेशन कैसे होगा हम वो देखेंगे बाय द प्रोसेस फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन दैट इज स्पर्म और ओवम का जब यूनियन होता है तो जाइगोट फॉर्म होता है। अब ये कैसे होता है? इंटरनली होता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी नहीं होता। ये सारे प्रोसेस इंटरनली होते हैं हमारी बॉडी में। दैट इज सीमेन जो है वो इजैक्यूलेट होता है इन वजाइना ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन। उसके बाद सीमेन जो है वो स्टार्ट करता है अपनी जर्नी बाय द रूट ऑफ वजाइना, फिर यूटेरस एंड देन ओविडक्ट। उसके बाद वन ऑफ दोज फ्यू मिलियन स्पर्म फर्टिलाइज द ओनली ओवम प्रेजेंट इन ओविडक्ट। मतलब इतने सारे मिलियन ऑफ स्पर्म जितने प्रेजेंट रहते हैं उसमें से सिर्फ एक स्पर्म फर्टिलाइज करता है एक ओवम को जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद फ्रॉम द प्यूबर्टी टू मेनोपॉज एन ओवम इज रिलीज्ड एवरी मंथ। अभी हम लोग यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं गैमेट फॉर्मेशन में कि प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक हर महीने एक ओवम रिलीज होता है। दैट इज आउट ऑफ 2 to 4 मिलियन ओवा अप्रॉक्सीमेटली। मतलब बर्थ से ही हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओवा प्रेजेंट रहता है, जितना टोटल काउंट उसका अप्रॉक्सीमेटली क्या है 2 to 4 मिलियन। अब वो रिलीज कब से होने लगता है? बाय द एज ऑफ प्यूबर्टी। तो तब से लेके मेनोपॉज तक अप्रॉक्सीमेटली 400 oocyte रिलीज होते हैं। अब रिमेनिंग 400 रिलीज हो गए तो मिलियंस में थे, तो बाकी सब क्या होंगे? डीजनरेट हो जाते हैं। तो ये हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। अभी तक हम देखे गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद डेवलपमेंट कैसे होता है एक बच्चे का और कैसे उसकी ग्रोथ होती है वो हम इसमें स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो जाइगोट है फॉर्म हुआ बाय फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 मेल एंड फीमेल गैमेट्स, उसका क्या होगा? वो फर्टिलाइज होता है ओविडक्ट में।
देन दे अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। जो जाइगोट फॉर्म हुआ है वो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन करता है और बनाता है एक एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो जो है वो पुश होता है टूवर्ड्स यूटेरस। अब यूटेरस के पास पुश होने के बाद वो एडजस्ट होके इम्प्लांट हो जाता है कंप्लीटली यूटेरस में। अब जब कंप्लीट इम्प्लांटेशन हो जाता है एम्ब्रियो का यूटेरस में तो उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है आफ्टर इम्प्लांटेशन। अब एन ऑर्गन कॉल्ड प्लासेंटा। प्लासेंटा क्या होता है? प्लासेंटा एक आउटसाइड मतलब जो हमारा एम्ब्रियो है उसके आउटसाइड में फॉर्म होता है। उसका क्या रोल है? सबसे पहले वो प्रोटेक्शन देता है, उसके अलावा जो फूड है मदर से बेबी तक प्लासेंटा फूड ट्रांसफर करता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट होता है अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा है मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो अंडरगो होता है बहुत सारे रिगरस चेंजेस। अब ये प्यूबर्टी के बाद चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस रिपीट होता है एक सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 28 और 30 डेज के बाद। अब ये जो रिपीटेटिव चेंजेस है इसको ही हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 स्टेज में कंप्लीट होती है, बट हम हर एक स्टेज के डिटेल में नहीं जाएंगे, रादर देन हमारे जो बुक में सिर्फ जितने स्टेप्स दिए हैं हम उसको कंक्लूड करेंगे। दैट इज, पहला ये नेचुरल प्रोसेस है, कंट्रोल होता है 4 हार्मोन से, दैट इज FSH मतलब फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये 4 हार्मोन जो है मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने में। अब वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल स्टार्ट्स टू डेवलप। अब बहुत सारे फॉलिकल प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, तो जिसमें से एक फॉलिकल डेवलप होना स्टार्ट होता है अलोंग विथ oocyte के साथ। oocyte जो डेवलप हो रहा है उसके साथ एक फॉलिकल डेवलप होना भी स्टार्ट होता है और इट अंडरगो विद द इफेक्ट ऑफ FSH। अब ये डेवलप किसके इफेक्ट से हो रहा है? बाय फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। एक फॉलिकल oocyte के साथ डेवलप हो रहा है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन की हेल्प से। नेक्स्ट, ये डेवलपिंग फॉलिकल जो है सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन। अब पहले तो फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन की हेल्प से फॉलिकल डेवलप हो रहा है, अब ये फॉलिकल डेवलपमेंट के बाद एस्ट्रोजन रिलीज करता है। अब एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस स्टार्ट्स टू डेवलप। एंडोमेट्रियम एक फॉर्म होता है, वो डेवलप होना कब स्टार्ट होता है? ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल। पहली साइकिल जब अकर होती है, पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये एंडोमेट्रियम डेवलप होता है। उसके बाद जैसे जैसे मेंस्ट्रुएशन होता है तो ये डीजनरेट हो जाता है, उसके बाद रीजनरेशन भी होता है, मतलब वापस से फॉर्म भी होता है ये एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग द सबसीक्वेंट साइकिल। अब बीच बीच में इतनी बार जो साइकिल कंटिन्यू होती है वापस से ये रीजनरेट हो जाता है बाय द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। किसके हेल्प से या कौन सा हार्मोन हेल्प कर रहा है? एस्ट्रोजन हेल्प करता है रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम में। मीनवाइल डेवलपिंग फॉलिकल कंप्लीट इट्स डेवलपमेंट। जब तक ये एंडोमेट्रियम फॉर्म हो रहा है उतने टाइम में हमारा जो फॉलिकल डेवलप होना स्टार्ट हुआ था इसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट, इट बर्स्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ LH एंड oocyte इज रिलीज। अब ये फॉलिकल कंप्लीटली फॉर्म हो गया तो ये बर्स्ट होता है, बर्स्ट होके मतलब ये फूट जाता है किसके इफेक्ट के अंडर? LH हेल्प कर रहा है, और जो oocyte अंदर था उसके, मैंने बोला फॉलिकल ग्रो होता है अलोंग विथ oocyte, मतलब oocyte उसके अंदर है, वो बर्स्ट हो गया अगर हमारा फॉलिकल बाहर का, तो अंदर से जो oocyte है वो रिलीज हो जाएगा। ये oocyte जो रिलीज हो रहा है इस पीरियड को ही हम बोलते हैं ओव्यूलेशन पीरियड या फिर ओव्यूलेटरी पीरियड बोल सकते हैं। रिमेनिंग टिश्यू ऑफ द बर्स्ट फॉलिकल फॉर्म्स कॉर्पस लूटियम, मतलब हमारा जो फॉलिकल था जो बर्स्ट हो गया और oocyte रिलीज हो गए, तो जो बर्स्ट होने के बाद रिमेनिंग टिश्यूज थे ना वो सारे टिश्यूज कॉर्पस लूटियम फॉर्म किए। अब कॉर्पस लूटियम क्या सिक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का मेन सोर्स क्या है? हमको ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हमको आंसर टिक करना है कॉर्पस लूटियम। अब एंडोमेट्रियल ग्लैंड सिक्रेट दिस सिक्रीशन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड है वो सिक्रीट करता है उसका सिक्रीशन बाय द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन की हेल्प से।
सच एंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। अब ये एंडोमेट्रियम कंप्लीटली डेवलप हो गया विद द हेल्प ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड और उसके सिक्रीशन के साथ, तो ये कंप्लीट है, ये रेडी है इम्प्लांटेशन के लिए। मतलब इसमें एम्ब्रियो सेटल डाउन हो सकता है, इम्प्लांट हो सकता है। बट मेंस्ट्रुएशन कब होता है? अगर ये एंडोमेट्रियम डेवलप हुआ ही नहीं और इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं एम्ब्रियो का, तो क्या होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। इफ oocyte इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर oocyte फर्टिलाइज नहीं हुआ विद इन 24 आवर्स, अगर 24 आवर्स में हमारा oocyte फर्टिलाइज नहीं होता है, तो जो कॉर्पस लूटियम है, कॉर्पस लूटियम क्या, जो हम यहाँ पे देखे थे रिमेनिंग टिश्यू था जो कॉर्पस लूटियम बना रहा था फॉलिकल का, वो इनएक्टिव हो जाएगा और वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें, कॉर्पस अल्बाइकन्स में। अब ड्यू टू दिस सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप हो जाता है। अभी हम देखें प्रोजेस्टेरॉन का मेन सोर्स क्या था, कॉर्पस लूटियम। अब कॉर्पस लूटियम ही इनएक्टिव हो गया, कॉर्पस अल्बाइकन में वो कन्वर्ट हो गया है, तो जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन था ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट, एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स टू डीजनरेट। अब भी हम लोग यहाँ पे बोले थे एंडोमेट्रियम कंप्लीटली फॉर्म हो जाता है इम्प्लांटेशन के लिए, बट जो हमारा कॉर्पस लूटियम था वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो फॉर्म हुआ ही नहीं, तो एंडोमेट्रियम कैसे बिल्ड होगा, तो एंडोमेट्रियम जो है डीजनरेट होने लगता है इन एब्सेंस ऑफ टू हॉर्मोन्स, क्योंकि ये दोनों हार्मोन है ही नहीं एंडोमेट्रियम को बिल्ड करने के लिए, तो वो टूट जाएगा जो थोड़ा बहुत फॉर्म हुआ था। उसके बाद जो एंडोमेट्रियम का टिश्यू है वो डीजनरेट होने लगता है एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम आर डिस्कार्डेड आउट थ्रू वेजाइना। ये डिस्कार्ड होने लगते हैं, ये डीजनरेट हो जाते हैं थ्रू वेजाइना। ये किसके साथ अकम्पनी होता है, दिस इज अकम्पनीड विथ कंटिन्यूअस ब्लीडिंग। अब जो ब्लीडिंग हो रही है कंटिन्यूअस, वो अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 डेज के लिए रहती है। इस पीरियड को ही हम, इस ड्यूरेशन को ही बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। Unless the oocyte is fertilized and embryo is implanted, this process is repetitive। मतलब जब तक oocyte fertilize नहीं हो जाता, अगर oocyte का fertilization नहीं होगा, that means हम जो गैमेट का fertilization पढ़ रहे थे फॉर्मेशन, वो अगर नहीं होता है तो ये साइकिल एवरी मंथ ऐसे ही रिपीटेटिव रहेगी। नेक्स्ट, इफ एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड, अगर एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया, गैमेट फॉर्मेशन हो गया, कंसीव कर लेती है कोई विमेन, तो ये जो हमारा साइकिल है स्टॉप हो जाता है। कब तक के लिए स्टॉप रहेगा, टिल पार्चुरेशन पीरियड, मीन्स डिलीवरी ऑफ द बेबी, तब तक के लिए ये मेंस्ट्रुएशन है स्टॉप रहेगा। देयर आफ्टर पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, तब तक के लिए मेंस्ट्रुएशन अकर नहीं होता है फीमेल में। अब ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है नेचुरल प्रोसेस है एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर आर सेवरल पेन एज वेल एज वीकनेस, सो विमेन को प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए एंड शुड मेंटेन पर्सनल हाइजीन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी रिप्रोडक्शन में क्यों यूज़ होती है हम वो देखेंगे। बिकॉज मैनी कपल्स कैन नॉट हैव चिल्ड्रन ड्यू टू वेरियस रीजन्स। उनकी ओविडक्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर यूटरस कंप्लीट नहीं है एक एम्ब्रियो को सस्टेन करने के लिए, या फिर लेस काउंट इन स्पर्म, बहुत सारे ऐसे वेरियस रीजन्स है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ इशू भी हो सकता है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी और टेक्निक यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहला है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इस टेक्निक में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन को कैरी करते हैं, और जो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो फॉर्म होता है वो इम्प्लांट होता है इन द यूटरस ऑफ वुमेन एट अप्रोप्रिएट टाइम। एक अप्रोप्रिएट टाइम के बाद जब सही रहेगा तब वो एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर देते हैं उस यूटरस में। अब ये कब होता है IVF, क्यों, क्या रीज़न पड़ता है इसका, इन केस ऑफ लेस स्पर्म काउंट और ऑब्स्टेकल्स इन ओविडक्ट। एक ये टेक्नोलॉजी हो गई। नेक्स्ट है सरोगेसी। अब सरोगेसी की क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों, क्योंकि जो एम्ब्रियो का यूटरस में सर्वाइव करना है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। दैट इज़ प्रॉब्लम इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूटरस। वही जो अभी मैं आपको बोली कि प्रॉब्लम होती है एम्ब्रियो को सर्वाइव करने के लिए यूटरस में, कोई भी एक पर्टिकुलर वुमेन की जो कंसीव करना चाहती है। नेक्स्ट,
अब क्या कर सकते हैं, इसमें oocyte कलेक्ट करते हैं फ्रॉम ओवरी ऑफ अ वुमेन जिसको प्रॉब्लम है यूटरस में, उसकी oocyte हम कलेक्ट कर सकते हैं और वो फर्टिलाइज करते हैं टेस्ट ट्यूब में विद द स्पर्म। नेक्स्ट एम्ब्रियो फॉर्म होता है, जो हम यहाँ पे देखे थे फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में कैरी कर रहे हैं तो एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है, तो हम उसका oocyte कलेक्ट करके नेक्स्ट एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं बाय सच फर्टिलाइजेशन इज इम्प्लांटेड। अब जो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है उसको हम इम्प्लांट करेंगे इन यूटरस ऑफ सम अदर वुमेन, जिसका नॉर्मल यूटरस है जो सस्टेन कर सकता है, उसके यूटरस में हम वो जो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है उसको इम्प्लांट करेंगे। अब जो मदर इस इम्प्लांटेशन को कैरी कर रही है इस एम्ब्रियो को, उसको बोलते हैं हम सरोगेट मदर। नेक्स्ट है सीमेन बैंक और स्पर्म बैंक हम बोल सकते हैं। अब इसमें हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड वो क्यों हम ले रहे हैं, क्यों इसका यूज़ हो रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहा है बी इट फीमेल और मेल। बट मेल में जब इशू होता है लाइक लेस स्पर्म काउंट या फिर सीमेन में स्पर्म ही प्रेजेंट नहीं होता है या फिर स्लो मूवमेंट ऑफ स्पर्म, तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर होती है तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे जो हमारा स्पर्म या सीमेन है वो कलेक्ट होता है एक पर्टिकुलर मेल से जिसका नॉर्मल स्पर्म काउंट है और जिसके स्ट्रॉन्ग स्पर्म है, वो थ्रू थरो मेडिकल चेकअप के बाद उसको कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो कपल कंसीव करना चाहता है, जो कंसर्न्ड है फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड, उसकी फीमेल पार्टनर का oocyte कलेक्ट करके फर्टिलाइज करते हैं उसको बाय आईवीएफ टेक्निक। जो अभी हम देखें आईवीएफ टेक्निक मीन्स क्या, टेस्ट ट्यूब में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा था वही oocyte कलेक्ट करके देन सीमेन को कलेक्ट करेंगे फ्रॉम स्पर्म बैंक से और थ्रू आईवीएफ टेक्निक उसको फर्टिलाइज करेंगे। नेक्स्ट जो फर्टिलाइजेशन के बाद रिजल्टेंट एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है वो सेम वुमेन जिससे oocyte कलेक्ट किए थे उसी वुमेन के यूटरस में उसको इम्प्लांट करेंगे। नेक्स्ट जो डोनर का नेम है वो कम्प्लीटली सीक्रेट होता है एज पर द गवर्नमेंट लॉ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्विन्स। अब ट्विन्स क्या होते हैं, टू एम्ब्रियो डेवलप साइमल्टेनियसली इज नोन एज ट्विन्स, मतलब एक साथ दो एम्ब्रियो फर्टिलाइज होते हैं या फिर दो एम्ब्रियो ग्रो होते हैं, इम्प्लांट होते हैं यूटेरस में, उसको ही हम बोलते हैं ट्विन्स। अब ये दो टाइप के होते हैं, दैट इज मोनोजाइगोटिक ट्विन्स एंड डाइजाइगोटिक ट्विन्स। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स क्या होते हैं, सिंगल एम्ब्रियो से ही दो डेवलप होते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक। ये कौन से पीरियड में होते हैं, अर्ली पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दैट इज विद इन 8 days ऑफ फर्टिलाइजेशन। 8 days के फर्टिलाइजेशन में ही जो हमारा सिंगल एम्ब्रियो है वो डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में। दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद दो सेल अलग अलग हो जाते हैं और वो दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंटली ग्रो करने लगते हैं। देयरफॉर ये जेनेटिकली सिमिलर है, क्योंकि एक ही एम्ब्रियो है वो डिवाइड हुआ है, इसके लिए दोनों जेनेटिकली एकदम सिमिलर रहेंगे और उनमें जेंडर जो है वो भी सेम होगा। हाई पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जॉइंट ट्विन्स। अब जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स है इसमें हाई पॉसिबिलिटी है कॉन्जॉइंट होने की, या कॉन्जोनाइटल भी हम बोल सकते हैं। कॉन्जोनाइटल या कॉन्जॉइंट का मीनिंग क्या होता है, दैट मीन्स जो दो ट्विन्स है वो कोई ना कोई बॉडी पार्ट से अटैच रहेंगे, कंप्लीटली सेपरेट नहीं हो पाते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ देयर सेपरेट एम्ब्रियो या फिर डिवीजन ऑफ देयर सेपरेट एम्ब्रियो। सम पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी जॉइन टू ईच अदर। अभी वही मैंने बोला, कोई बॉडी उनसे सेपरेट नहीं होती है बॉडी का पार्ट, इसलिए वो लाइफ टाइम के लिए अटैच्ड ही रहते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी तक के लिए। नेक्स्ट हमारा है डायजाइगोटिक ट्विन्स। इसमें क्या होता है, दो oocyte रिलीज होते हैं और दो सेपरेट स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं ये, तो दो अलग अलग एम्ब्रियो डेवलप होता है। मोनोजाइगोटिक में क्या हो रहा था, एक सिंगल एम्ब्रियो दो में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे पहले से ही दो oocyte रिलीज हो रहा है और वो दोनों अलग अलग फर्टिलाइज हो रहे हैं, तो इसके लिए दो जाइगोट फॉर्म होते हैं और ये दो जाइगोट से दो एम्ब्रियो डेवलप होते हैं। इसमें चांसेस है कि जेंडर अलग भी हो सकता है या फिर सेम भी हो सकता है और ये सेपरेटली यूटेरस में इम्प्लांट होते हैं, तो ये हमारा डायजाइगोटिक ट्विन्स है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अ पर्सन सोशल, मेंटल और हमारा इम्यून सिस्टम जब प्रॉपरली वर्क करता है इस स्टेट को हम बोलते हैं हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ किससे रिलेटेड है, इन आवर कंट्री देयर आर लैक ऑफ अवेयरनेस
मतलब ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशन, कस्टम या फिर इलिटरेसी या शाइनेस, कुछ भी XYZ रीज़न है जिसकी वजह से लोग इतना सामने आके डिस्कस नहीं करते हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड या फिर उनके इससे रिलेटेड हेल्थ इशू जो भी है। तो ये सारी चीज़ हमको ध्यान से हटा कर अपने पर्सनल या फिर हमारा जो हाइजीन है उसको अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इंक्लूड हो जाता है। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एक वुमेन को टाइम टू टाइम प्रॉपरली अपना सैनिटरी नैपकिन चेंज करना चाहिए। उसके अलावा अपने जेनाइटल्स को प्रॉपरली क्लीन भी करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ अच्छी मेंटेन हो सकती है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिर्फ फीमेल रिलेटेड ही नहीं होता है, देयर आर सर्टन इशू इन मेल एज वेल। तो उसमें भी कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं जो उनको प्रॉपरली टेक केयर करना चाहिए, और अगर कुछ मेजर इशू है तो वो डॉक्टर को जाके कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है।